वैगन रामलीला ग्राउंड का एक मोड़ काट कर मिलिट्री अस्पताल की ऊंची बिल्डिंग के पहलू वाली सड़क पर आ गई। अब उसकी रफ्तार मजीद कम हो गई थी। मैंने पोशाली के कांधे को जरा सा दबाते हुए कहा, पहले मैं उतरूंगा, तुम मेरे पीछे आओगी। पोशाली की आंखें चमक रही थी। उसने जवाब देने की बजाय इस बात में सर हिला दिया। वैगन खास जगह पहुंचकर साकित हो गई। खलील ने सरगोशी में कहा, मेन होल का ढकना वैगन के नीचे है, तुम लोग उतर कर जल्दी से वैगन के नीचे जाओ। मैं वैगन का बोनट उठाकर ये जाहिर करूंगा कि जैसे वैगन का इंजन फेल हो गया है। मैंने पोशाली को मुतवज्जे करते हुए कहा, ओके। उसके साथ ही मैंने बड़ी एहतियात से वैगन का अकबी दरवाजा खोला और सड़क पर रेंग गया। पोशाली ने मेरी तकलीद की थी। लोहे का हुक मैंने हाथ में थाम रखा था। हमें बाहर सड़क पर खलील भाई के अगली खिड़की खोलकर नीचे उतरने और फिर वैगन का बोनट उठाने की आवाज आई। हमने अपना काम शुरू कर दिया। मेन होल के आहनी ढक्कन की दोनों जानिब कुंडे बने हुए थे। एक कुंडे में पोशाली ने और दूसरे कुंडे में मैंने लोहे का हुक फंसाकर ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी सी जोर आजमाई के बाद हम मेन होल के ढक्कन को एक तरफ से उठाने में कामयाब हो गए। गटर में से नागवार बू का एक झोंका हमारे चेहरों को छूकर गुजर गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हवा का झोंका भी महसूस हुआ। ताज़ा हवा का शायद हंगामी हालात के लिए बंदोबस्त किया गया था। ढक्कन को ऊपर उठाकर लोहे की सलाख के सहारे खड़ा कर दिया। दूसरी आहनी सलाख मैंने अपने हाथ में ले ली। मेन होल में अब इतनी जगह बन गई थी कि हम नीचे उतर सकते थे। नीचे अंधेरा था मगर लोहे की स्फीरी टटोलने से मिल गई। सबसे पहले मैं मेन होल में उतरा। पोशाली ने नीचे उतरने से पहले मेन होल के ढक्कन को नीचे गिराते वक्त उसमें आहनी सलाख इस तरह से फंसा दी थी कि बाहर से मेन होल का ढक्कन रात के वक्त ढका हुआ लगता, लेकिन वापसी पर हम आहनी सलाख को हटाकर उसे आसानी से उठा सकते थे। गटर अंदर से काफी कुशादा था। बीच में गंदे पानी की एक छोटी सी नाली बह रही थी और दोनों जानिब फुटपाथ बने थे। आगे कहीं कोई 60 वोल्ट का बल्ब रोशन था, जिसकी धुंधली रोशनी में हमें गटर की दीवार पर लगे हुए बिजली के मोटे मोटे तार साफ नजर आ रहे थे। हमने दीवार के साथ लगकर आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। गटर थोड़ी दूर चलने के बाद एक तरफ घूम गया। यहाँ मोड़ पर छत के साथ कमजोर सा बल्ब रोशन था। कैप्टन ने मुझे जितने कदम गटर के अंदर चलने को कहा था, जब मैं उतने कदम चल चुका तो रुक गया। मैंने पोशाली की तरफ देखा। उसने छत की तरफ इशारा किया। जहां चंद कदम के फासले पर मुझे लोहे का जीना ऊपर जाता नजर आया। ये जीना दीवार में पेवस्त था। यही वो मेन होल था जो मुर्दा खाने के अकद में जाकर निकलता था। ऊपर अंधेरा था। मैंने लोहे की सलाख पतलून से निकाल कर हाथ में ले ली और पोशाली के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, मैं पहले बाहर निकलूंगा। जब आहिस्ता से 3 बार ठक ठक करूं तो तुम भी ऊपर आ जाना। ये कहकर मैं लोहे का छोटा सा जीना चढ़कर मेन होल के बंद ढकने के नीचे आ गया और लोहे की सलाख से ढक्कन को एक तरफ से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। मुझे दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन बिलाखिर मैं मेन होल के ढक्कन को एक तरफ उठाने में कामयाब हो गया। इस काम में मुझे पूरे 10 मिनट लग गए थे, लेकिन मैं एक आदमी के गुजरने का रास्ता बनाने में कामयाब हो गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन बाहर निकाली। सामने कोई 15-20 कदमों के फासले पर अंधेरे में एक दीवार का हजूला नजर आया। उसके सामने की जानिब कुछ फासले पर कोई बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी फीकी हो गई थी। मेरे दोनों जानिब दूर मिलिट्री अस्पताल की ऊंची दीवार थी। बाएं तरफ कुछ दरख्त थे जिनके दरमियान को अंधेरा था, जिनमें फौजियों के होने का इम्कान था। मैं एहतियात के साथ मेन होल से निकलकर ग्राउंड की घास पर लेट गया और आहनी सलाख मेन होल के अंदर डालकर लोहे के जीने पर आहिस्ता से 3 बार ठक ठक किया। दूसरे ही लम्हे पोशाली भी मेन होल से निकलकर मेरे सामने ग्राउंड की घास पर औंधी लगी थी। हम जमीन से सर जरा ऊंचा किए मुतजस्सिस नजरों से अंधेरे और नीम अंधेरे में किसी फौजी या गार्ड की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। मेन होल के ढक्कन को हमने वैसे ही पड़े रहने दिया था, क्योंकि उसी के जरिए हमें वापस भी जाना था। मैंने पोशाली के कान में सरगोशी की। मुर्दा खाने का दरवाजा मेरी तरफ है, तुम बाएं तरफ से और मैं दाएं तरफ से। उसने उस बात में सर हिलाया और हमने अपने सफर का आगाज कर दिया। 5 मिनट के बाद मैं गार्डिनिया की बाड़ की ओट में बिल्कुल साकित लेट गया था। मेरी आंखें सामने की तरफ लगी थीं, जिधर से पोशाली को आना था। मुर्दा खाने का बंद दरवाजा मुझे दिखाई दे रहा था। उसके आगे छोटा सा ऊंचा थड़ा बना हुआ था। फिर मैंने उसके थड़े की ओट में एक इंसानी साए को सांप की तरह रेंग कर आते और एक जगह रुकते देखा। ये पोशाली थी। उसने भी मुझे देख लिया था। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि मेरे कानों में भारी जूतों की चाप की आवाज सुनाई दी। मैंने अपना पिस्तौल वाला हाथ जैकेट के नीचे कर लिया था कि 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे बाहर निकाल सकता था। मैंने दम साध कर नीम व आंखों से देखा। 2 फौजी कंधों पर स्टेन गन लटकाए बातें करते मेरी तरफ आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर से धड़का, मगर फौरन ही मैंने अपने आप को संभाला और अंधेरे में सांस रोक के पड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे करीब से गुजर जाएंगे और मैं उन्हें नजर नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा न हुआ। मेरे ऊपर का सांस ऊपर रह गया, क्योंकि उन्होंने मुझे अंधेरे में पड़े देख लिया था। पिस्तौल पर मेरी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हो गई। दोनों मेरे पास आकर रुक गए।
एक ने झुक कर मुझे देखा, बोला कोई लाश पड़ी है। अभी उसने ये जुमला पूरा किया ही था कि मेरा हाथ बर्क रफ्तारी के साथ जैकेट से बाहर आया और पिस्तौल से ठक की आवाज के साथ गोली निकलकर सीधी उसके सीने में घुस गई। वो मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। दूसरे फौजी ने पलक झपकते में कांधे पर से स्टेन गन उतार कर नाली का रुख मेरी तरफ कर लिया, मगर मैंने उसे मोहलत न दी। दूसरी ठक की आवाज सुनाई दी और दूसरा फौजी भी लड़खड़ा कर वहीं ढेर हो गया। मैंने एक झटके से अपने ऊपर गिरे हुए इंडियन फौजी को परे किया। पोशाली पिस्तौल हाथ में लिए जमीन से लगकर बैठी उसकी तरफ देख रही थी जिधर से दोनों फौजी आए थे। उसे मैंने इशारे से करीब बुलाया और फिर उसकी मदद से मैंने लाशों को घसीटकर झाड़ियों की बाड़ की ओट में लुढ़का दिया। हम दोबारा मुर्दा खाने के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन अब हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। दरवाजे के सामने मैंने आहनी सलाख को कुफल में डालकर झटका दिया तो खट की आवाज से ताला टूट गया। हम दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। मुर्दा खाने में घुप अंधेरा था। फजा में स्पिरिट और अजीब तेज किस्म की दवाइयों की बू फैली हुई थी। पोशाली ने मुझे आगे की तरफ धकेला, अब नीचे चलो, वक्त कम है। अंधेरे में हमें दीवार के साथ कुछ स्ट्रेचर पड़े नजर आए। हमारे जिस्मों में तेजी आ गई थी। अंधेरे में कुछ कुछ दिखाई भी देने लगा था। एक जानिब तंग सीढ़ियां नीचे जाती थी। हम जल्दी से सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गए। पेन टॉर्च की रोशनी में मुझे दीवार के साथ ऊंची ऊंची अलमारियां नजर आईं जिनमें मर्तबान पड़े थे। पोशाली ने सरगोशी की, माइक्रोफिल्म सेट इसी अलमारी के पीछे होगा। अभी हम दीवार की तरफ बढ़े ही थे कि ऊपर धड़ाक से दरवाजा खुलने और साथ ही किसी के जोर से हैंड्स अप पुकारने की आवाज सुनाई थी। मैंने फौरन टॉर्च बुझाई और पोशाली को लेकर तहखाने की सीढ़ियों की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। ऊपर भारी बूटों की आवाजें तेजी से आने लगी। साथ ही ऊपर किसी ने टॉर्च जला दी। फिर एक करख्त आवाज आई, अबे मलखीराम, नीचे जाकर तहखाने में देखो, ताला टूटा पड़ा है, जरूर कोई अंदर आया है। मैंने अंदाजा लगाया कि उन लोगों ने अपने साथियों की बाड़ के पास पड़ी हुई लाशें नहीं देखी। ऊपर जो टॉर्च जलाई गई थी उसकी रोशनी अब सीढ़ियों में आने लगी। पोशाली और मैं पिस्तौल लिए मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। एक फौजी धप धप नीचे उतरा। जो ही उसने तहखाने के फर्श पर पांव रखा, मैं भूखे शेर की तरह उस पर झपटा और अपना बाजू उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और पिस्तौल उसके सर से लगा दिया। मैंने सख्त लहजे में सरगोशी की, स्टेन गन नीचे गिरा दो, नहीं तो तेरा सर पाश पाश कर दूंगा। वो अगरचे फौजी था मगर उस वक्त मेरे शिकंजे में आ चुका था। उसकी ठोड़ी ऊपर गोट गई थी और हलक से खरखर की आवाजें निकलने लगी थी। मैंने घुटना उसकी पीठ पर मारा। फौजी ने स्टेन गन नीचे फेंक दी। पोशाली ने लपक कर उसे उठा लिया। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों में पड़ी और वही करख्त फौजी की आवाज ऊपर से दोबारा आई, मलखीराम जांगली नीचे कहाँ जाकर मर गया है। मैंने शिकंजे में लिए हुए हिंदू फौजी के कान में कहा, उसे बोलो कि नीचे आ जाओ, नहीं तो तेरा भेजा पुर्जे पुर्जे कर दूंगा। मलखीराम की गर्दन के गिर्द कसा हुआ शिकंजा मैंने जरा सा ढीला कर दिया, लेकिन पिस्तौल की नाली उसके सर में और ज्यादा दबा दी। सिपाही मलखीराम ने अजीब सी आवाज में कहा, नीचे आ जाओ सर। फौजी अफसर मलखीराम की आवाज सुनकर टॉर्च रोशन किए धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया। पोशाली ने स्टेन गन नीचे रखकर पिस्तौल संभाल लिया। जो ही हिंदू फौजी अफसर तहखाने में आया, पोशाली ने उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उसके सर को फाड़ती हुई निकल गई। फौजी अफसर मुंह के बल लड़खड़ा कर आगे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मैंने दूसरा फायर किया, मगर यह फायर मलखीराम के सर पर किया गया था, क्योंकि उसका जिंदा रहना किसी तरह से भी हमारे मिशन के मफाद में नहीं था। वो भी कटे हुए दरख्त की तरह अपने अफसर के ऊपर गिर पड़ा। टॉर्च जमीन पर गिरने के बाद अपने आप बुझ गई थी। मैंने पोशाली से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। मैं बेआवाज कदमों से मुर्दा खाने के ऊपर वाले कमरे में आ गया। वहां और कोई फौजी नहीं था। मुर्दा खाने का दरवाजा खुला था। मैंने लपक कर उसे बंद कर दिया। लगता था कि ये दो फौजी उधर राउंड लगाते आ गए थे। वापस आकर मैंने और पोशाली ने कद्दे आदम से भी कुछ ऊंची अलमारी को दीवार से पीछे खिसकाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। बड़ी कोशिश के बाद अलमारी को हम थोड़ा सा पीछे खिसकाने में कामयाब हो गए। उसके पीछे दीवार में लगा हुआ हमें एक सेफ नजर आया। पोशाली ने मेरे इशारे पर जल्दी से टॉर्च रोशन कर दी। सेफ का दरवाजा स्टील का था, जिसके दरमियान में कंप्यूटराइज्ड गोल ताले के अंदर 3 दायरों में अंग्रेजी के अल्फाज और हिंसे लिखे हुए थे, मगर हमें इन हिंसों और हुरूफ के साथ सर खपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने पिस्तौल की नाली का रुख सेफ के ताले की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ नाली में से गोली निकलकर ताले से टकराई और वो टूट गया। मैंने हैंडल पकड़कर सेफ का दरवाजा खोल दिया। अंदर एक ही खाना था जिसमें कुछ लिपटी हुई दस्तावेजात थी और एक तरफ एक गोल स्टील की डिब्बिया पड़ी थी। मैंने उसे बाहर निकाल कर टॉर्च की रोशनी में देखा। उसमें माइक्रोफिल्म का छोटा सा रोल लिपटा हुआ था। फिल्म की एक जानिब चिट लगी थी जिस पर हिंदी में चाणक्य लिखा हुआ था। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने पोशाली से कहा, यही चाणक्य की माइक्रोफिल्म है, अब यहाँ से निकल चलो। फिल्म की गोल डिब्बिया मैंने अपनी पतलून की पिछली जेब में डाल ली और पिस्तौल हाथों में लिए जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर मुर्दा खाने के ऊपर वाले कमरे में आ गए।
यहाँ आते ही हमें दूर से कहीं अलार्म बजने की आवाज सुनाई दी। साथ ही एक तरफ से आदमियों के दौड़ने की आवाज आने लगी। हुआ असल में ये था कि सेफ के ताले पर गोली लगते ही मिलिट्री अस्पताल के मॉनिटर रूम में खतरे का अलार्म बज उठा था। लेकिन मॉनिटर रूम चूंकि मुर्दा खाने से दूर था, इसलिए हमें इतना मौका मिल गया कि हम सेफ में से माइक्रोफिल्म निकाल कर ऊपर आ जाते हैं। हम मुर्दा खाने के दरवाजे से निकलकर अकबी ग्राउंड की तरफ भागे ही थे कि हम पर ब्रेन गन की गोलियों की बौछार होने लगी, मगर खुशकिस्मती से कोई गोली हमें न लगी। पोशाली ने जेब से हैंड ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींची और जिधर से फायर आया था उधर उछाल दिया। साथ ही हम गटर वाले मेन होल की तरफ भागे। दस्ती बम का धमाका हुआ और तड़ गोलियां चलने लगी। फायरिंग के शोर में फौजियों के एक दूसरे को पुकारने की आवाजें भी आ रही थी। हमने ऊपर तले मजीद 2 ग्रेनेड और फेंक दिए। कुछ लम्हे के लिए फायरिंग रुक गई। अब मिलिट्री अस्पताल के गेट की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो चुकी थी। पुशाली ने मुर्दा खाने के दरवाजे के अंदर 2 हैंड ग्रेनेड फेंक दिए। 2 धमाके हुए और जाहिर है कि अंदर स्पिरिट के मर्तबान पड़े हुए थे। वहां आग लग गई। इतनी देर में फिर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की रोशन लकीरें रात के अंधेरे में मुर्दा खाने की तरफ जा रही थी। अब हम मुर्दा खाने के अतब में मेन होल पर पहुंच गए थे। मैंने पहले पोशाली को नीचे उतारा, उसके बाद मैं उतर गया और ढकने को आहनी सलाख की मदद से घसीट कर ऊपर करके मेन होल पर फिट कर दिया। हम गटर में उस तरफ दौड़ने लगे जिधर हमारी वैगन सड़क के किनारे खड़ी थी। गटर की दीवार के साथ दौड़ते दौड़ते हम मोड़ घूमकर उस मेन होल के नीचे आ गए, जिसके ऊपर बाहर अस्पताल की अकबी दीवार के करीब सड़क पर खलील भाई एम्बुलेंस लिए खड़ा था। हमें डर था कि फायरिंग की आवाजों से घबराकर कहीं वो वहां से चला न गया हो। मैंने लोहे की सीढ़ी के पास खड़े होकर ऊपर मेन होल के ढक्कन पर एक निगाह डाली। हम आती दफा मेन होल के ढक्कन के नीचे एक तरफ आहनी सलाख फंसाए थी ताकि बाहर निकलते वक्त ढक्कन उठाने में आसानी हो। इस ढक्कन में आहनी सलाख फंसाने से जो बारीक दर्ज पैदा हो गई थी, उससे रोशनी अंदर आ रही थी। पहले ये रोशनी नहीं थी क्योंकि खलील की वैगन उसके ऊपर खड़ी थी। मैंने पोशाली को ढक्कन की जानिब से अंदर आती रोशनी दिखाई और कहा, मेरा ख्याल है कि खलील इस अफरा तफरी में वैगन लेकर चला गया है। पोशाली ने ऊपर देखते ही कहा, तुम जाकर बाहर झांकने की कोशिश करो। मैं मेन होल की दीवार के साथ चिमकी हुई छोटी सी आहनी सीढ़ी पर चढ़कर ढक्कन के पास आ गया और सर को एक तरफ करके दराज में से बाहर झांका। मुझे सड़क पर फुटपाथ के साथ एक फौजी ट्रक नजर आया। मैंने नीचे उतरकर पोशाली को सूरत हाल से आगाह किया तो वो गटर की सुरंग में पीछे देखने लगी। अगर सिपाही हमारी तलाश में नीचे आ गए तो यहाँ से हम फरार न हो सकेंगे। ठहरो, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। हमें हर हाल में इस मेन होल से भागना होगा। पोशाली ऊपर चढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद नीचे उतर आई और कहने लगी, खलील यकीनन सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वैगन लेकर फरार हो गया है। मैं समझती हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वो फौजियों के हद से चढ़ जाता तो हमारा मोहसिन भी जरूर पकड़ा जाता और उसका सारा खानदान तबाह हो जाता। क्योंकि मैं नहीं समझती कि खलील मिलिट्री पुलिस का तशद्दुद ज्यादा देर बर्दाश्त कर सकता। मैंने पोशाली को मशवरा दिया कि हमें किसी दूसरे मेन होल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वो मुसिर थी कि उसी मेन होल से निकलना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं था कि फौजी कब हमारी तलाश में इस गटर के अंदर आ जाएं। मैं एक बार फिर आहनी जीना चढ़कर मेन होल के ढक्कन के पास आ गया और दोबारा बड़े गौर से दराज में से बाहर सड़क का जायजा लिया। फौजी ट्रक मेन होल से थोड़े ही फासले पर खड़ा था। मेरे देखते देखते उस ट्रक के पहलू से निकलकर एक फौजी जीप तेजी से आगे आई और उसके दोनों पहिए मेरी तरफ बढ़े। मैंने गैर इरादी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। जीप का पहिया एन मेन होल के ढक्कन के ऊपर आकर रुक गया। ढक्कन में से हल्की सी कड़क की आवाज आई और आहनी सलाख मजीद दब गई। अब उस मेन होल का ढक्कन उठाकर बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जल्दी से नीचे उतरा और पोशाली को बताया कि ढक्कन के ऊपर फौजी जीप का पहिया आ गया है। वो परेशान सी होकर गटर की सुरंग के पीछे की जानिब देखने लगी। चलो उस तरफ भागते हैं, इस गटर के आगे जरूर कोई मेन होल होगा। हम गटर की सुरंग में मुख्तलिफ सम्त को तेज तेज चलने लगे। आगे कुछ दूर तक अंधेरा छाया रहा। हम दीवार पर हाथ रखे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गटर की सुरंग आगे जाकर बाएं जानिब घूम गई। कुछ फासले पर एक कमजोर सा बल्ब रोशन था। हम भागकर उस बल्ब के नीचे पहुंचे। ख्याल था कि शायद वहां ऊपर कोई मेन होल होगा, मगर ऐसा नहीं था। हम बल्ब की कमजोर रोशनी में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद बल्ब की रोशनी ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम एक बार फिर अंधेरे में घिर गए। गटर की फजा नागवार बू से बेहद बोझल हो रही थी। हम गटर के अंदर दीवार का सहारा लिए छोटे से फुटपाथ पर काफी दूर तक चले गए। खुदा जाने ये गटर आगे कहाँ जा निकलता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक जगह हमारे सरों के ऊपर गाड़ी के तेजी से निकल जाने की आवाज आई। पोशाली ने कहा, हम किसी सड़क के नीचे चल रहे हैं, यहाँ जरूर कोई मेन होल होगा। मैंने पेंसिल टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई ऐसी सीढ़ी नहीं थी जो ऊपर किसी मेन होल को जाती। गटर की सुरंग उसी तरह आगे चली जा रही थी। हम दोबारा आगे बढ़ने लगे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 2 बज चुके थे। अचानक हमें ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ।